हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब पे। तो जैसा कि हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट देख रहे थे, स्पेशल टेस्ट, और इसके अंतर्गत हम लोगों ने प्रीवियस सेट नंबर 41 को कंप्लीट किया था। आज जो होने वाला है वो है टेस्ट नंबर 42। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 से। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है। बात किया गया है अगर प्रस्तावना का, तो प्रस्तावना की भाषा यह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के ऑप्शन हो जाएगा डी। अगर बात किया जाएगा प्रस्तावना का, तो प्रस्तावना में 5 प्रकार के स्वतंत्रता, प्रस्तावना में 5 प्रकार के स्वतंत्रता, 3 प्रकार का न्याय का वर्णन किया गया है, 2 प्रकार का समानता और बंधुत्व का वर्णन किया गया है। तो अगर यहाँ पे देखें प्रस्तावना की भाषा का, तो प्रस्तावना की भाषा यह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। वही प्रस्तावना में हम भारत के लोग, यानी कि प्रस्तावना यह लिया गया है अमेरिका से। अमेरिका से प्रस्तावना लिया गया है, वही प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगर बात किया जाए प्रस्तावना का, तो प्रस्तावना के बारे में याद रखना है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार का न्याय जो है वह लिया गया है रूस से। वही समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का जो लिया गया है वह लिया गया है फ्रांस से। फ्रांस से लिया गया है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, और रूस से लिया गया है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रकार का न्याय। अगर बात किया जाए हमारा संविधान का, तो हमारा संविधान 10 देशों के संविधान से उधार लिया गया है। 10 देशों के संविधान से लिया गया है हमारे संविधान में। तो यहाँ पे प्रस्तावना की भाषा पूछा गया था, ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। अगर बात किया जाए कनाडा से, तो कनाडा से संघात्मक शासन व्यवस्था लिया गया है। वही आयरलैंड से बात किया जाए, तो आयरलैंड से डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यपाल का मनोनयन, ये सब लिया गया है। वही अमेरिका से मूल अधिकार लिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से किसने भारत के वित्त मंत्री का पद नहीं संभाला है। भारत के वित्त मंत्री का पद नहीं संभाला, ये हैं वीके कृष्ण मेनन। वीके कृष्ण मेनन ये रक्षा मंत्री के रूप में रहे हैं, रक्षा मंत्री के रूप में। भारत के एकीकरण करने में इनका प्रमुख योगदान था सरदार पटेल के साथ। सरदार पटेल के साथ वीके कृष्ण मेनन ही थे जो भारत के एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। और ये रक्षा मंत्री थे उसी समय 1961 में, याद रखना है 1961 में के समय, रक्षा मंत्री के समय वीके कृष्ण मेनन के समय इन्हीं के द्वारा भारत में सेना स्कूल का गठन किया गया था। सेना स्कूल यानी कि आर्मी स्कूल का प्रावधान किया गया था इन्हीं के द्वारा, वीके कृष्ण मेनन के द्वारा। और ये रक्षा मंत्री रह चुके हैं, न कि वित्त मंत्री। टीटी कृष्णचारी, अरुण जेटली और यशवंत सिन्हा ये सभी वित्त मंत्री के पद पर रह चुके हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन किसी राज्य की सीमा को परिवर्तित कर सकता है या उसका नाम बदल सकता है। कौन किसी राज्य की सीमा को परिवर्तित कर सकता है या उसका नाम बदल सकता है, तो यह है संसद कर सकता है। संसद को यह अधिकार है कि किसी सीमा को परिवर्तित कर सके, किसी राज्य की सीमा को परिवर्तित कर सके या उसका नाम बदल सके। ऑप्शन हो जाएगा बी, संसद को यह पावर है। अगर बात किया जाए भाग 1 का, तो भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र का बात किया गया है, और इसी के अंतर्गत भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है, भाग 2 में। और अगर बात किया जाए अनुच्छेद 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र का बात किया गया है। अनुच्छेद 2 में अगर बात देखते हैं, तो अनुच्छेद 2 में हमें यह बतलाया गया है, अनुच्छेद 2 भारत के संविधान के अनुच्छेद 2 में यह वर्णित है कि नए राज्यों का गठन का प्रावधान है। नए राज्यों का गठन का प्रावधान है जो हमारा क्षेत्र के अधिकार में नहीं था। जैसे सिक्किम का जब गठन किया गया तो अनुच्छेद 2 में परिवर्तित किया गया। वही याद रखना है, जब झारखंड को बनाया गया तो अनुच्छेद 3 में परिवर्तित किया गया। यानी कि जो बाहरी क्षेत्र को अगर मिलाया जाएगा तो अनुच्छेद 2 के तहत, और जो अपने सीमा में परिवर्तित किया जाएगा या एक राज्य से दूसरा राज्य बनाया जाएगा तो वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, और यह अधिकार होता है संसद को। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारत के उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या कितनी है। तो अभी वर्तमान में 1 न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। 1 मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, यानी कि टोटल हो जाएंगे 34। जब हमारा मुख्य न्यायालय का स्थापना हुआ था तो उस समय 7 न्यायाधीश थे, 7 न्यायाधीश टोटल थे। नेक्स्ट है, भारत में राज्य की विधायिका को कितने भागों में विभाजित किया गया है। अगर बात किया जाए विधायिका का, तो यह 2 भागों में विभाजित है। विधायिका 2 भागों में विभाजित किया गया है, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद के रूप में 2 भागों में विभाजित किया गया है विधायिका को। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। अभी वर्तमान में 6 राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है। नेक्स्ट है, निम्न राज्यों में राज्यसभा के सीटों को आधार पर घटते क्रम में सजाएं। तो कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा और केरल, यह सही उत्तर हो जाएगा। कर्नाटक में बात किया जाए तो कर्नाटक में 12 सीट है राज्यसभा का। गुजरात में बात किया जाए तो 11, वही उड़ीसा में 10 और केरल में 9 सीट है राज्यसभा का। अगर राज्यसभा में सीटों का आवंटन देखा जाए तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है
यह वर्णित किया गया है चौथी अनुसूची में। चौथी अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में सीटों का आवंटन का प्रावधान है। कर्नाटक में 12 सीट, गुजरात में 11, उड़ीसा में 10 और केरल में 9 सीट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस वर्ष में पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया था? तो पंचायती राज मंत्रालय का निर्माण वर्ष 2004 में किया गया। वर्ष 2004 में पंचायती राज मंत्रालय का निर्माण किया गया था। वही अगर बात किया जाए वर्तमान में पंचायती राज मंत्री कौन है, तो वर्तमान में पंचायती राज मंत्री हैं ललन सिंह और ये बिहार से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य की नियुक्ति हेतु समिति की अध्यक्षता कौन करता है? बात किया गया है राज्य मानवाधिकार का आयोग का और इसके सदस्य की नियुक्ति मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी, मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में। अगर बात किया जाए मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 164 के तहत है। वही राज्यपाल का पद का प्रावधान है 153 में, राज्यपाल का पद का प्रावधान है। वही अगर बात किया जाए महाधिवक्ता का, तो महाधिवक्ता से संबंधित आर्टिकल है 165। नेक्स्ट है, नागरिकता को संविधान के किस सूची में स्थान दिया गया है? तो अभी बतलाया गया नागरिकता यह संविधान यहाँ पूछा गया है किस सूची में स्थान दिया गया है, तो नागरिकता यह संघ सूची का विषय है और नागरिकता से संबंधित भाग है वो है 2। नागरिकता से संबंधित भाग है वो है 2 और यह संघ सूची का विषय है। वर्तमान में संघ सूची में अगर बात किया जाए तो संघ सूची में 52 विषय हैं। नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 से सम्मिलित करें। अगर बात किया जाए अनुच्छेद 61 का, तो अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति का महाभियोग का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग का वर्णन किया गया है। वही अगर बात किया जाए नेक्स्ट है अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 67 के अनुसार अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान अनुच्छेद 67 में है। अनुच्छेद 94 में देखा जाए तो स्पीकर को हटाने का प्रावधान है अनुच्छेद 94 में। वही अनुच्छेद 90 में अगर बात किया जाए तो अनुच्छेद 90 में राज्यसभा के उपसभापति को हटाने का प्रावधान है अनुच्छेद 90 में। तो इसके अनुसार ऑप्शन हो जाएगा 2, 3, 4, 1। अनुच्छेद 61 पूछा गया था। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग है। वही अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 94 में लोकसभा स्पीकर को हटाने का प्रावधान और अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाने का प्रावधान किया गया है। तो 2, 3, 4, 1 ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? वर्ष 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये थे जगजीवन राम। जगजीवन राम ने 1928 में रविदास सभा की स्थापना की थी। अगर बात किया जाए महात्मा गांधी का, तो महात्मा गांधी के द्वारा याद रखना है टॉलस्टॉय फार्म, नटाल इंडिया कांग्रेस, साबरमती आश्रम, वर्धा आश्रम का स्थापना किया गया था। अगर बात किया जाए कर्पूरी ठाकुर का, तो कर्पूरी ठाकुर ये बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और इन्हें हाल ही में अभी भारत रत्न देने का घोषणा किया गया है कर्पूरी ठाकुर। और इन्होंने बिहार से इंग्लिश जो था वो इंग्लिश विषय को कंपलसरी बनाया था। नेक्स्ट है, अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना बिहार में कहाँ हुई थी? तो अनुशीलन समिति शाखा की स्थापना पटना में हुआ था और ये हुआ था 1913 में। 1913 में बिहार में होता है। वही अगर बात किया जाए अनुशीलन समिति का स्थापना 1903 में होता है। अनुशीलन समिति की पी मित्रा संस्थापक है, पी मित्रा। और पटना में अगर बात किया जाए तो 1913 में सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा स्थापित किया गया था। 1913 में अनुशीलन समिति की स्थापना पटना में 1913 में सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा। और कलकत्ता में पूछा जाएगा तो 1903 में पी मित्रा के द्वारा बिहार में स्थापना हुआ था। पटना में ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है। तो यह है CWG के रूप में। कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार का जलवायु का वर्गीकरण है CWG के रूप में। किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? तो विटामिन ए का संश्लेषण किया जाता है यकृत के द्वारा। लीवर के द्वारा संश्लेषित किया गया विटामिन होता है विटामिन ए। अगर बात किया जाए विटामिन ई को, तो विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं। वही विटामिन बी जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म के रूप में पाया जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाया जाता है। वही अगर बात किया जाए विटामिन के, तो विटामिन के रक्त के थक्का जमाने में सहायक होता है। नेक्स्ट है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्रावन निम्नलिखित में किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो यह पीयूष ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्रावन का नियंत्रण होता है पीयूष ग्रंथि के द्वारा। और पीयूष ग्रंथि को देखा जाए तो इसे मास्टर ग्लैंड की संज्ञा दी गई है क्योंकि यह अन्य सभी ग्रंथि को कंट्रोल करता है। अगर बात किया जाए अधिवृक्क ग्रंथि को हम एड्रिनल ग्लैंड के रूप में जानते हैं। और एड्रिनल से एड्रेनलिन नामक हार्मोन निकलता है जिसे 3F या 4S ग्लैंड, इसे 3F या 4S ग्लैंड भी कहा जाता है। एड्रिनल ग्लैंड को 3F या 4S ग्लैंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? बात किया जाए लाइसोसोम का, तो इसे लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है और लाइसोसोम को
आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम का अगर बात किया जाए खोज का, तो डी डुबे ने इसका खोज किया है। लाइसोसोम की खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। अगर बात किया जाए राइबोसोम का, राइबोसोम खोजा गया है पेलाडे के द्वारा। पेलाडे ने राइबोसोम का खोज किया है। राइबोसोम का खोज पेलाडे के द्वारा। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया और केंद्रक को सीपीयू या ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है, जिन्होंने केंद्रक को, और यह खोज किया गया रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। वही अगर बात किया जाए अल्टमैन ने, तो अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। अल्टमैन के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई थी। माइटोकॉन्ड्रिया का नामांकन किया गया था अल्टमैन के द्वारा और खोज किया गया था कोलिकर के द्वारा। ध्यान देना है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज तो खोजा गया था कोलिकर के द्वारा, खोजा गया है कोलिकर के द्वारा। वही नामांकन का बात किया जाए तो अल्टमैन ने नामांकन किया। अल्टमैन के द्वारा यह नामांकन किया गया था माइटोकॉन्ड्रिया। और लाइसोसोम की खोज की गई थी डी डुबे के द्वारा। और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। इसमें सेल का इसके कारण डेथ होता है। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट है मटर में मार्स रोग किसकी कमी के कारण होता है? मटर में मार्स रोग यह जिंक के कमी मटर में मार्स रोग होता है मैग्नीज के कारण। मटर में मार्स रोग मैग्नीज के कारण होता है, या याद रखना है जिंक और जस्ता, इसका परमाणु संख्या होता है 30। जिंक जस्ता परमाणु संख्या तो होता है 30। और धान का खैरा रोग जिंक या जस्ता के कमी के कारण होता है धान का खैरा रोग। अगर बात करें मैग्नीज से मटर में मार्स रोग होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है भारत में कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? तो बात किया जाए भारत में वर्तमान में 43 विश्व धरोहर स्थल हैं। वर्तमान में भारत में 43 विश्व धरोहर स्थल हैं। और अगर बात किया जाए 43वां, तो 43वां जो है वो असम का मोईदाम स्थल है। असम का मोईदाम है वो 43वां विश्व धरोहर स्थल बना है। असम का जो बना है मोईदाम वो 43वां बना है। वही अगर बात किया जाए 39वां का, तो 39वां है रमप्पा केरल का। और 40वां का बात किया जाए तो 40वां है धौलावीरा गुजरात का। वही 41वां का बात किया जाए तो 41वां है शांति निकेतन, जो बनाया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा और यह वेस्ट बंगाल में स्थित है। अगर बात किया जाए 42 नंबर का, तो 42 नंबर है होयसलेश्वर मंदिर 42 नंबर का है। होयसलेश्वर मंदिर 42वां नंबर का है। और 43वां है असम का मोईदाम। और वर्तमान में विश्व धरोहर स्थल की संख्या है 43 के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो 43 में 35 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित है। मिश्रित में एक याद रखना है कंचनजंगा का, जिसे 2016 में यूनेस्को हेरिटेज साइट में सम्मिलित किया गया था। और 2016 में ही नालंदा को भी यूनेस्को हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है कौन सी सभ्यता जम्मू कश्मीर से संबंधित है? बात किया गया है कौन सी सभ्यता जम्मू कश्मीर से संबंधित है, तो यह हो जाएगा बुर्जहोम। यह जम्मू कश्मीर में है। मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य प्राप्त होता है बुर्जहोम से। यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगर बात किया जाए राखी गढ़ी, तो यह हड़प्पा स्थल जो भारत में सबसे बड़ा है वो है राखी गढ़ी और यह हरियाणा में स्थित है। कालीबंगा का बात किया जाए तो यह राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में है। रोपड़ का बात किया जाए तो यह पंजाब में स्थित है, सतलज नदी के किनारे पंजाब में स्थित है रोपड़। राखी गढ़ी यह हो जाएगा हरियाणा में और कालीबंगा यह हो जाएगा राजस्थान में। बुर्जहोम इसका संबंध है जम्मू कश्मीर से और मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य प्राप्त होता है हमें बुर्जहोम से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 20। कौन सा कानून यह निर्धारित करता है कि उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो यह निर्धारित किया गया है संविधान का अनुच्छेद 348 के द्वारा। उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी, यह निर्धारित किया गया है भारत का संविधान अनुच्छेद 348 के अनुसार। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? बात किया जाए अगर वित्त आयोग का, तो वित्त आयोग का यह अनुच्छेद 280 में इसका प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग इसका प्रावधान अनुच्छेद 280 में है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, यह बिल्कुल सही है। यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है। नीति आयोग नहीं बल्कि यह प्रस्तुत किया जाता है राष्ट्रपति को। वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, न कि नीति आयोग को। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया, 1 सही हो जाएगा। वित्त आयोग का बात किया जाए तो वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में वर्णित है। अगर बात किया जाए अभी वर्तमान में 16वां वित्त आयोग का गठन किया गया है और 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं अरविंद पनगड़िया। याद रखना है 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं अरविंद पनगड़िया। वही प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष बने थे केसी नियोगी। और वित्त आयोग में एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य होते हैं और अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। भारत में काली मिट्टी में किससे भरपूर है? अगर बात किया जाए काली मिट्टी को, तो काली मिट्टी यह मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात,
क्षेत्र में पाया जाता है और इसमें लोहा और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। लोहा और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। काली मिट्टी को रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है और यह कपास और गन्ना उत्पादन के लिए प्रमुख होता है और इसमें प्रधानता होती है लोहा और मैग्नीशियम की। तो ऑप्शन हो जाएगा सी 1 और 3, लोहा और मैग्नीशियम। नेक्स्ट है मंदसौर अभिलेख किस शासक की उपलब्धि के बारे में है। मंदसौर अभिलेख यह यशोधर्मा से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख का संबंध है यशोधर्मा से। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है पोंग डैम लेक रामसर साइट किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो यह पोंग डैम यह ब्यास नदी पर स्थित है और यह हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में पोंग डैम का निर्माण किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। संविधान के प्रधानमंत्री के निर्वाचन के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं बताई गई है। यह गलत। कौन सा सत्य नहीं है। तो यह बताया गया है प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित है। तो 5 वर्ष निश्चित नहीं होता है। हालांकि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और लोकसभा का सदन का नेता होता है वही प्रधानमंत्री होता है, लेकिन ये निश्चित नहीं है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित नहीं होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी, सत्य नहीं है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। तो ए और सी सही है। बी जो हो जाएगा हमारा सही उत्तर हो जाएगा और ये निश्चित नहीं है कि 5 वर्ष होता ही है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट है वी बलसरा इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो ये संबंधित है पियानो से। बी बलसरा का संबंध है पियानो से। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सम्मान को युद्ध में शौर्य के लिए प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र के समतुल्य माना जाता है। तो परमवीर चक्र के समतुल्य है वो हो जाएगा अशोक चक्र। परमवीर चक्र के समतुल्य होता है वो होता है अशोक चक्र। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है स्थानीय पवन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। लेवेस का बात किया जाए तो यह स्पेन में चलता है। सामल लेवेस स्पेन में। सामल का बात किया जाए तो यह ऑस्ट्रिया नहीं बल्कि अरब प्रायद्वीप में यह देखने को मिलता है। अरब प्रायद्वीप में चलने वाले तूफान को हम पवन को सामल कहते हैं, ना कि ऑस्ट्रिया में। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलता है। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका में चलता है। तो ए सी डी सही है, बी गलत हो जाएगा। बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सामल ऑस्ट्रिया में नहीं बल्कि अरब प्रायद्वीप में चलने वाली पवन होती है। सामल अरब प्रायद्वीप में, लोवेस स्पेन में, ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में और ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट है कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। तो कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है 12। अगर बात किया जाए क्वार्टरी कीबोर्ड का तो क्वार्टरी कीबोर्ड में नंबर ऑफ कीज़ होती हैं 104 की होते हैं, जिसमें 12 को फंक्शन की कहा गया है। F1 F2 जो की के ऊपर रखा जाता है, F1 F2 से F1 से F12 तक, और इसे फंक्शन की कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना है। तो डाटा को सूचना में बदलना होता है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को इन्फॉर्मेशन में चेंज करना होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 31। किसी देश में विनिमय का माध्यम तथा सामान्य मूल्य का मापक होता है। किसी देश में विनिमय का माध्यम तथा सामान्य मूल्य का मापक कौन होता है। तो यह होता है वास्तविक मुद्रा। ऑप्शन हो जाएगा ए। वास्तविक मुद्रा किसी देश में विनिमय का माध्यम और सामान्य मूल्य का मापक होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है आरबीआई का कार्य क्या है। तो आरबीआई का कार्य नियमन एवं नियंत्रण, आर्थिक विकास का प्रोत्साहन करना, आर्थिक स्थिरता प्रदान करना है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। बात किया जाए अगर आरबीआई का तो पूरा नाम होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इसका स्थापना 1934 के यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर 1935 में किया गया था। आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर 1934 के अधिनियम के तहत 1935 में आरबीआई का स्थापना किया गया और 1949 में, याद रखना है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। आरबीआई बैंकों का बैंक कहलाता है। नियमन और नियंत्रण करना, आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना एवं आर्थिक स्थिरता प्रदान करना आरबीआई के प्रमुख कार्य हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है शेयर धारक को कंपनी देता है क्या। शेयर धारक को कंपनी देता है लाभ का हिस्सा, एक लाभ का हिस्सा देता है शेयरधारक को। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है ई गवर्नेंस में सरकार चलाया जाता है संदेश वाहक के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा, जनता के बीच जाकर या आरक्षण देकर। अगर बात किया जाए ई गवर्नेंस का तो सरकार चलाया जाता है संदेश वाहक के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा ए, संदेश वाहक के द्वारा। नेक्स्ट है मूल्यह्रास यानी कि डिप्रिसिएशन को शामिल किया जाता है किसमें। डिप्रिसिएशन को किसमें सम्मिलित किया जाएगा तो जीडीपी में। जीडीपी में अगर डिप्रिसिएशन सम्मिलित होता है वही एनडीपी में डिप्रिसिएशन को घटा दिया जाता है, यानी कि जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन इक्वल टू होता है एनडीपी। जीडीपी
माइनस डिप्रिसिएशन कहलाता है हमारा एनडीपी। मूल्यह्रास को सम्मिलित किया जाता है जीडीपी में। ऑप्शन हो जाएगा बी। सरकार के राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति का अंतर क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है राजस्व घाटा। राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति का अंतर जो कहलाएगा वो कहलाएगा राजस्व घाटा। ऑप्शन हो जाएगा ए। पैन का आवंटन का संबंध है किस समिति के सिफारिश पे? तो पैन परमानेंट अकाउंट नंबर पूरा नाम होता है, इसका आवंटन का संबंध है एल के झा समिति से। ऑप्शन हो जाएगा ए, एल के झा समिति से। अगर बात किया जाए एल के झा समिति का, तो एल के झा समिति से याद रखना है अप्रत्यक्ष कर का संबंध है। अप्रत्यक्ष कर का संबंध है एल के झा समिति से। अप्रत्यक्ष कर का संबंध एल के झा समिति से है एवं रेखी कर का संबंध है एल के अप्रत्यक्ष से। रेखी समिति का संबंध है अप्रत्यक्ष कर से। वही वांचू समिति का बात किया जाए तो यह प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। वांचू समिति प्रत्यक्ष कर से संबंधित है और रेखी और एल के झा समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से है। अगर बात किया जाए पैन का, तो पैन से याद रखना है यह 10 डिजिट का होता है, 10 डिजिट का, और यह अल्फ़ा न्यूमेरिक के फॉर्म में होता है। अल्फ़ा न्यूमेरिक के फॉर्म में होता है पैन, यानी कि नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों का संयोग होता है। केलकर समिति से बात किया जाए तो जीएसटी, भारत में जीएसटी लाया गया था केलकर समिति के सिफारिश पर। ली आयोग, यहाँ पे याद रखना है ली आयोग के सिफारिश पे 1926 में यूपीएससी का गठन किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। छठी पंचवर्षीय योजना का फोकस किया गया था किस पर? छठी पंचवर्षीय योजना फोकस किया गया था गरीबी हटाना मुख्य उद्देश्य था छठी पंचवर्षीय योजना को। हालांकि गरीबी हटाओ का नारा यह पंचवीं पंचवर्षीय योजना में दी गई थी। 5th पंचवर्षीय योजना में नारा दिया गया था गरीबी हटाओ और फोकस किया गया था छठी पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन का विकास। यह 8वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास। खाद्यान्न एवं उत्पादक अगर बात किया जाए तो यह प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। वही औद्योगिकरण का संबंध है द्वितीय पंचवर्षीय योजना से। द्वितीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित है औद्योगिकरण का विकास और इसी के तहत 3 स्टील प्लांट का भी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है मुक्त व्यापार की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? मुक्त व्यापार की अवधारणा यह प्रतिपादित किया गया था एडम्स स्मिथ के द्वारा। एडम्स स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। एडम स्मिथ को। अगर बात किया जाए जे.एम. किन्स का, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक कहलाते हैं जॉर्ज मेनार्ड किन्स। वही अरस्तु का बात किया जाए तो विज्ञान या जीव विज्ञान का, यानी कि साइंस या बायोलॉजी का, जीव विज्ञान और विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। अमर्त्य सेन का बात किया जाए तो ये भारत के अर्थशास्त्री थे जिन्हें कल्याण अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में नोबेल अवार्ड दिया गया है। अमर्त्य सेन को 1998 में कल्याण क्षेत्र में अर्थशास्त्र में नोबेल अवार्ड दिया गया है। अमर्त्य सेन ये भारत से बिलोंग करते हैं। एडम स्मिथ को मुक्त व्यापार की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था एडम स्मिथ के द्वारा और ये अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य का संदर्भ निम्नलिखित युग्मों का मिलान करें। सन्निधाता का बात किया जाए तो सन्निधाता मुख्य कोषाधिकारी को सन्निधाता कहा जाता था। वही अगर बात किया जाए समाहर्ता का, तो कलेक्टर जनरल ऑफ रिवेन्यू कहलाते थे। कलेक्टर जनरल ऑफ रिवेन्यू समाहर्ता कहा जाता था, तो 2 का हो जाएगा कैट। वही बात किया जाए प्रादेशिका का, तो प्रादेशिका कहा जाता था आधुनिक जिला मजिस्ट्रेट को। आधुनिक जिला मजिस्ट्रेट प्रादेशिका कहलाते थे। वही अगर बात किया जाए रज्जुक का, तो भूमि सर्वेक्षक को रज्जुक कहा जाता था, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा DCBA। तो इसके अनुसार हो जाएगा DCBA, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। DCBA ऑप्शन हो जाएगा सी में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस विद्वान ने द भिल्सा तोपस 1854 लिखा है? द भिल्सा तोपस 1854 किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। अलेक्जेंडर कनिंघम ने लिखा है द भिल्सा तोपस 1854। अगर बात किया जाए अलेक्जेंडर कनिंघम का, तो भारत के पहले पुरातत्व सर्वेक्षक हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम भारत के प्रथम भूगोलवेता और पुरातत्व सर्वेक्षक होते हैं। अगर बात किया जाए मार्टिन रखालदास बनर्जी का, आर डी बनर्जी का, तो 1922 में मोहनजोदड़ो का खुदाई रखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। वही अगर बात किया जाए दयाराम साहनी का, तो 1921 में हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी के नेतृत्व में की गई थी।
नेक्स्ट है मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था, तो यह कोतवाल कहलाते थे। कोतवाल अभी भी देखिएगा प्रत्येक शहर में एक कोतवाली थाना भी होता है और पुलिस बल के मुखिया को कहा जाता था कोतवाल। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है, तो यह भगवान शिव को समर्पित है। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर यह भगवान शिव को समर्पित है। वही अगर बात किया जाए भगवान विष्णु का, तो भगवान विष्णु से संबंधित याद रखना है मंदिर है वह है यूपी का दशावतार मंदिर। यूपी का दशावतार मंदिर। भगवान ब्रह्मा से याद रखना है, एकमात्र ब्रह्मा का मंदिर है वह है राजस्थान में पुष्कर में। पुष्कर राजस्थान में है भगवान ब्रह्मा का मंदिर। अगर भगवान गणेश का याद रखना है तो गणपति उत्सव यह महाराष्ट्र का प्रमुख पर्व है। गणपति उत्सव यह महाराष्ट्र का प्रमुख पर्व के रूप में मनाया जाता है गणपति उत्सव, और यह भगवान गणेश को पूजा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 44। ख्रीज खां। ख्रीज खां निम्नलिखित में किस राजवंश से संबंधित था, तो ख्रीज खां का संबंध है सैयद वंश से। सैयद वंश के संस्थापक हैं ख्रीज खां और इन्होंने ख्रीज खां ने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी ख्रीज खां के द्वारा दिया गया, खुद को रैयत ए आला की उपाधि धारण किया था ख्रीज खां। वही अगर बात किया जाए सैयद वंश का संस्थापक हैं ख्रीज खां, रैयत ए आला की उपाधि धारण करते हैं। गुलाम वंश का बात किया जाए तो गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है गुलाम वंश का संस्थापक। वही वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को। अगर बात किया जाए खिलजी वंश का, तो खिलजी वंश के संस्थापक है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। नेक्स्ट है प्रथम तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में रहते थे। श्रीनाथ के दरबार में किसके दरबार में रहते थे, ये देवराय प्रथम के दरबार में रहते थे। श्रीनाथ तेलुगु कवि जो देवराय प्रथम के दरबार में रहते थे। और याद रखना है देवराय प्रथम के समय में ही निकोलो कांटी आया था। निकोलो कांटी देवराय प्रथम के समय में ही आया था। कृष्णदेव राय के समय में याद रखना है बाबर का आक्रमण भारत में कृष्णदेव राय के समय में ही होता है। बाबर कृष्णदेव राय के समकालीन होते हैं और बाबर ने अपने पुस्तक तुजुके बाबरी में कृष्णदेव राय का भी वर्णन करता है। कृष्णदेव राय के समय में 2 विदेशी यात्री आए थे, डोमिंगो पायस और बारबोसा। नेक्स्ट है मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो लगभग होती है 30 फीट। लगभग 30 फीट ऑप्शन याद रखना है बी, लगभग 30 फीट होता है मनुष्य के आहार नाल की लंबाई। मुख्य गुहा से एनस तक का भाग आहार नाल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है ठोस से द्रव बनने की क्रिया क्या कहलाती है। ठोस से द्रव यानी कि सॉलिड से लिक्विड बनने की प्रक्रिया गलन कहलाती है। ऑप्शन हो जाएगा ए, गलन। वही अगर बात किया जाए लिक्विड टू गैस बनना वाष्पीकरण कहलाता है। वही सॉलिड से डायरेक्ट गैस विदाउट लिक्विड में चेंज हुए यह कहलाता है उधारोपातन। वही उधारोत्क्रमण अगर बात किया जाए तो गैस से सॉलिड में विदाउट लिक्विड स्टेट में आए रिवर्स कहलाता है उधारोपातन उत्क्रमण। उधारोपातन का बात किया जाए तो सॉलिड से गैस में चेंज होना उधारोपातन कहलाता है और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में चेंज होना उधारोपातन उत्क्रमण कहलाता है। लिक्विड से गैस में चेंज होना वाष्पीकरण और ठोस से द्रव में चेंज होना गलन कहलाता है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए, ठोस से द्रव पूछा गया था तो वो हो जाएगा गलन। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या होता है। बात किया जाए अगर इंद्रधनुष का, तो इंद्रधनुष में अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये तथा वर्ण विक्षेपण होते हैं। इंद्रधनुष से प्रक्रिया याद रखना है अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण ये सभी होते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा सी, क्योंकि इसमें अपवर्तन होगा, प्रकीर्णन नहीं होगा, विवर्तन की घटना नहीं होती है और परिक्षेपण, तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा सी, अपवर्तन और परावर्तन। अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। ऑप्शन हो जाएगा सी। इंद्रधनुष का बात किया जाए तो इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और सेकेंडरी, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी 2 प्रकार के इंद्रधनुष होते हैं। प्राइमरी का बात किया जाए तो इसमें लाल रंग, रेड कलर ऊपर की ओर होगा और इसका रेड कलर ऊपर की ओर होगा। वही सेकेंडरी में वायलेट यानी कि बैंगनी कलर ऊपर की ओर होगा। अगर बात किया जाए प्राइमरी रेनबो में, तो प्राइमरी रेनबो में अपवर्तन की घटना 2 बार और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना 1 बार होती है। अपवर्तन की घटना 2 बार और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना 1 बार होती है। वही सेकेंडरी रेनबो में, द्वितीयक इंद्रधनुष में अगर बात किया जाए तो अपवर्तन की घटना 2 बार, साथ ही साथ पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना भी 2 बार होती है। प्राइमरी का बात किया जाए तो इसमें चमक 100% होता है, वही द्वितीयक इंद्रधनुष में चमक मात्र 10% ही होता है। तो याद रखना है इंद्रधनुष बनने का कारण पूछा गया था, तो अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन इत्यादि सभी हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल से संबंधित है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में इनमें से क्या हुआ था, तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा यहाँ पे
बीएचयू की स्थापना 1916 में, बीएचयू की स्थापना 1916 में हुआ था और यह लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय हुआ था। होम रूल लीग की आप बात किया जाए तो होम रूल लीग का स्थापना 1916 में, होम रूल लीग का स्थापना 1916 में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता, यह भी 1916 में। साबरमती आश्रम की स्थापना यह भी 1916 में, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना यह भी 1916 में होता है। हालांकि यह दिसंबर 1916 के लगभग होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बीएचयू की स्थापना लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में हुई थी। सभी जो भी ऑप्शन दिया गया है, क्लोज दिया गया है, तो ध्यान से लगाना है। बीएचयू की स्थापना लगभग दिसंबर के में होता है, वही तो यहाँ पे इसके अनुसार हो जाएगा बीएचयू की स्थापना 1916 में, और यह हुआ था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। नेक्स्ट है सेवा सदन के संस्थापक कौन थे? सेवा सदन के स्थापना किया गया था बीएम मालबरी के द्वारा। बीएम मालबरी ने 1908 में सेवा सदन की स्थापना की थी। बीएम मालबरी। पंडित रमाबाई से याद रखना है, आर्य महिला समाज के संस्थापक थे पंडित रमाबाई। आर्य महिला समाज की स्थापना पंडित रमाबाई के द्वारा 1882 में की गई थी। वही अगर बात किया जाए राधाकांत देव का, तो राधाकांत देव ने धर्म सभा की स्थापना की थी 1830 में। 1830 में राधाकांत देव के द्वारा धर्म सभा की स्थापना की जाती है। 1808 में बीएम मालबरी ने सेवा सदन की स्थापना की थी। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, यदि विद्रोहियों में कोई भी एक योग्य होता तो हम सदा के लिए हार जाते। उपयुक्त कथन 1857 के विद्रोह में किस विद्वान का है? तो यह कहा गया है, क्वेश्चन बोला गया है, यदि विद्रोह में कोई भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। उपयुक्त कथन 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किस विद्वान का है? तो यह कहा गया है जॉन लॉरेंस के द्वारा। जॉन लॉरेंस ने ऐसा कहा है। वही अगर बात किया जाए 1857 के विद्रोह के बारे में अनेक टिप्पणी दिया गया है। जैसे अगर बात किया जाए टी.आर. होम्स का, तो टी.आर. होम्स ने बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध बतलाया है। टी.आर. होम्स ने बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध बतलाया है। अगर बात किया जाए डिजरायली का, अगर बात किया जाए डिजरायली का, तो डिजरायली ने 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह का संज्ञा दिया गया है डिजरायली के द्वारा। सीले का बात किया जाए अगर लॉरेंस और सीले का, तो सिपाही विद्रोह कहते हैं। पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा गया है लॉरेंस एवं सीले के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 52। बघेरा विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? तो बघेरा विद्रोह यह बड़ौदा में हुआ था और बड़ौदा स्थित है गुजरात में। बघेरा विद्रोह का संबंध है गुजरात से और यह हुआ था बड़ौदा में हुआ था। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अगर बात किया जाए केरल में, तो केरल में प्रमुख विद्रोह याद रखना है मोपला विद्रोह जो 1921 में हुआ था, यह केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह का संबंध है केरल से। तमिलनाडु से याद रखना है, तमिलनाडु में पोलिगर विद्रोह और बेलूथम्पी विद्रोह यह तमिलनाडु में हुआ था। बेलूथम्पी और पोलिगर विद्रोह तमिलनाडु में हुआ था। नेक्स्ट है करो में या मरो का नारा निम्नलिखित में आंदोलन में किसके साथ संबंधित है? करो या मरो का नारा यह भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के द्वारा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के द्वारा दिया गया था। डू और डाई, करो या मरो। असहयोग आंदोलन का बात किया जाए तो एक वर्ष में स्वराज की प्राप्ति, यह नारा था असहयोग आंदोलन का। स्वदेशी आंदोलन यह 1905 में बंगाल विभाजन इसके फलस्वरूप होता है। स्वदेशी आंदोलन यह 1905 में होता है और पी मित्रा संजीवनी पत्रिका में प्रथम प्रकाशन होता है विरोध का। सविनय अवज्ञा आंदोलन का बात किया जाए तो यह इसमें महात्मा गांधी के द्वारा बानर सेना और मंजरी सेना का गठन किया गया था। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज के झंडे पर किस पशु का चिन्ह था? आज़ाद हिंद फौज के झंडे पर शेर का चिन्ह था, शेर जो प्रतीक होता है साहस का। आज़ाद हिंद फौज के झंडे पर शेर का प्रतीक था। अगर बात किया जाए हमारे संविधान सभा का, तो संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह था वो था हाथी। संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह था वो था हाथी। और वही हाथी का विरासत पशु का दर्जा दिया गया था, वो दिया गया था 2010 में। हाथी को विरासत पशु का दर्जा 2010 में दिया गया था और हाथी के लिए एलिफेंट प्रोजेक्ट वर्ष 1992 में आता है। जो हमारा संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह था वो था हाथी। नेक्स्ट है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था वो था ऑस्ट्रिया। ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑस्ट्रिया था। अगर बात किया जाए इटली का एकीकरण का, तो वर्ष 1871 में इटली का एकीकरण होता है और इटली के एकीकरण के जनक माने जाते हैं मेजनी। मेजनी को इटली के एकीकरण का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी की थी? 1930 में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी किया था सूरजसेन के द्वारा जारी किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा सी, सूरजसेन ने जारी किया गया था। अगर बात किया जाए सूरजसेन का, तो 1930 का याद रखना है 1930 में जो कांड होता है सूरजसेन के द्वारा किया जाता है चटगांव शस्त्रागार। चटगांव शस्त्रागार सूरजसेन के नेतृत्व में होता है और सूरजसेन को
मास्टरदा के रूप में जाना जाता है, मास्टरदा के रूप में जाना जाता है सूर्य सेन को। वही अगर बात किया जाए सचिंद्रनाथ सन्याल का, सचिंद्रनाथ सन्याल का तो 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना करते हैं और सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा ही एक पत्रिका निकाला जाता है बंदी जीवन। बंदी जीवन पत्रिका का संबंध है सचिंद्रनाथ सन्याल से। चंद्रशेखर आज़ाद से याद रखना है, चंद्रशेखर आज़ाद से याद रखना है, HSRA की स्थापना करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद 1928 में और जो स्थापना होता है वो होता है दिल्ली में स्थापना होता है HSRA का और चंद्रशेखर आज़ाद इसके संस्थापक बनते हैं। भगत सिंह से याद रखना है 1926 में, वर्ष 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा की जाती है। वही भगत सिंह का फांसी यंग हिल्टन, भगत सिंह जो चढ़ाया गया था, भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दिया गया था, 23 मार्च 1931 को। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में और अध्यक्षता करते हैं जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता किया जाता है और इसी में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया जाता है। 1931 में याद रखना है 1931 में कराची में अधिवेशन होता है और इसका अध्यक्षता किया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा और इसी में मौलिक अधिकार प्रथम बार मांग किया जाता है। 1924 का बेलगांव अधिवेशन एकमात्र अधिवेशन जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में होता है, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में किया जाता है 1924 का बेलगांव अधिवेशन और बेलगांव यह कर्नाटक में स्थित है। 1920 का नागपुर अधिवेशन का बात किया जाए तो 1920 के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता CV राघवाचारी के द्वारा किया जाता है, CV राघवाचारी के द्वारा 1920 के नागपुर अधिवेशन का अध्यक्षता किया जाता है। वही 1920 के कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी, लाला लाजपत राय के द्वारा 1920 का कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्षता किया जाता है। 1920 के कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्षता किया जाता है लाला लाजपत राय के द्वारा और नागपुर अधिवेशन का अध्यक्षता किया जाता है, नागपुर अधिवेशन का बात किया जाए तो B राघवाचारी के द्वारा 1920 का नागपुर अधिवेशन का अध्यक्षता किया जाता है। नेक्स्ट है कौन सा स्थलखंड गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? गोंडवाना का हिस्सा इसमें कौन नहीं है? तो एशिया का बात किया जाए तो यह अंगारा लैंड का हिस्सा है, अंगारा लैंड का हिस्सा है गोंडवाना, ऑप्शन हो जाएगा A। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 59। बुग्याल या प्यार नामक घास के मैदान पाए जाते हैं कहाँ? बुग्याल या प्यार यह घास के मैदान लघु हिमालय में पाए जाते हैं, लघु हिमालय में, ऑप्शन हो जाएगा C। सिक्यांक गाड़ी पर्वत शिखर व्यवस्थित है कहाँ? सिक्यांक कागड़ी यह पर्वत श्रृंखला स्थित है चीन में, ऑप्शन हो जाएगा B, चीन में स्थित है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा नदी कौन सी नदी बनाती है? तो यह बनाता है कृष्णा नदी, कृष्णा और गोदावरी, कृष्णा गोदावरी का डेल्टा दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है। वही गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो नदी बनाता है वो भारत एवं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का पहला सबसे बड़ा डेल्टा वो है सुंदरबन का डेल्टा जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है। वही कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है भारत में। भारत में होने वाली वर्षा मुख्य रूप से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो भू आकृति से। भारत में होने वाली वर्षा मुख्य रूप से भू आकृतियों से निर्धारित की जाती है, ऑप्शन हो जाएगा B। हालांकि तापमान और समुद्री वातावरण भी डिपेंड करता है तो इसके अनुसार सबसे जो उपयुक्त आंसर होगा वो होगा भू आकृति से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन बायोगैस का प्रमुख संगठक है तो सही हो जाएगा। वही ब्यूटेन, तो LPG में मुख्यतः ब्यूटेन गैस की प्रधानता होती है। खाना बनाने में प्रयोग में यूज किया जाता है वो होता है मीथेन, खाना बनाने में प्रयोग गैस होता है वो मीथेन। वही LPG में हम यूज करते हैं इथाइल मरकप्टेन। गोबर गैस, LPG में मीथेन गैस, ब्यूटेन गैस होता है। गोबर गैस में अगर बात किया जाए तो एसिटिलीन नहीं बल्कि तो गोबर गैस में हम मीथेन का यूज करते हैं। मीथेन गोबर गैस में से निकलने वाला प्रमुख गैस होता है वो होता है मीथेन, ना कि एसिटिलीन। अगर बात किया जाए एसिटिलीन का तो फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने में हम एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन बायोगैस का प्रमुख संगठक है। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG का प्रमुख संगठक है ब्यूटेन। खाना बनाने में प्रयोग किया जाता है मीथेन गैस का। गोबर गैस में एसिटिलीन नहीं बल्कि गोबर गैस में मीथेन गैस पाया जाता है। एसिटिलीन का हम प्रयोग फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने में करते हैं, ऑप्शन हो जाएगा D हमारा सही उत्तर है, यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है किसमें धन विद्युत प्रभाव होता है यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव इफेक्ट किसमें होता है? तो यह हो जाएगा अल्फा किरण में। अल्फा किरण में पॉजिटिव होता है, वही बीटा किरण नेगेटिवली चार्ज होता है। बीटा नेगेटिव चार्ज होता है और अल्फा पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है अल्फा किरण, ऑप्शन हो जाएगा B। नेक्स्ट है बिजली के संरक्षक तार यानी कि फ्यूज एलिमेंट का फ्यूज जो बना होता है किसका बना होता है? तो
एसएन और पीबी का मिश्रण होता है और इसका जो विशेषता होना चाहिए उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होना चाहिए। उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक, ऑप्शन हो जाएगा ए। उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होना चाहिए। जो फ्यूज वायर का प्रॉपर्टी होता है वो फ्यूज वायर का प्रॉपर्टी होना चाहिए। रेसिस्टेंस हाई होना चाहिए और गलनांक निम्न होना चाहिए। नेक्स्ट है सामुदायिक कृषि वानिकी, कम्युनिटी एग्रो फॉरेस्ट्री का उद्देश्य क्या है? तो भूमिहीन लोगों को वनीकरण से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है। सामुदायिक कृषि वानिकी का मुख्य उद्देश्य है भूमिहीन लोगों को वनीकरण से जोड़ना, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है भारत में कुल कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए हैं? तो कुल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं जिसमें 12 को यूनेस्को हेरिटेज साइट में दर्ज किया जा चुका है। कुल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की संख्या है 18। अगर वही बात किया जाए अगर नेशनल पार्क का, तो नेशनल पार्क की संख्या है 106। नेशनल पार्क की संख्या 106 है। वही अगर बात किया जाए वेटलैंड से यानी कि रामसर साइट्स का, तो रामसर साइट्स की संख्या वर्तमान में है 85। यूनेस्को हेरिटेज साइट की संख्या है वर्तमान में 43। यूनेस्को हेरिटेज साइट की संख्या है वर्तमान में 43। वेटलैंड्स की संख्या है 85। नेशनल पार्क 106 और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं 18। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है तंसा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। तंसा अभयारण्य, इसका संबंध है महाराष्ट्र से, ऑप्शन हो जाएगा बी। दिमारा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? दिमारा जनजाति, यह मुख्यतः दिमारा जनजाति का संबंध अगर बात किया जाए तो यह है असम से। असम से है दिमारा जनजाति का संबंध। मेघालय में मुख्य रूप से गारो, खासी और जयंतिया जनजाति पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश में अगर देखा जाए तो डाफला, मुनप्पा, डाफला मिसमी जनजाति पाई जाती है। डाफला, मुनप्पा, मिसमी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। मणिपुर से याद रखना है, कुकी और मैती जनजाति का संबंध है मणिपुर से। नेक्स्ट है काठी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? काठी लोक नृत्य का संबंध यह पश्चिम बंगाल से है, ऑप्शन हो जाएगा सी। काठी लोक नृत्य का संबंध है पश्चिम बंगाल से। अगर बात किया जाए केरल से, तो केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम और कथकली। जम्मू कश्मीर से याद रखना है रौफ नृत्य। रौफ नृत्य का संबंध है जम्मू कश्मीर से। गुजरात से याद रखना है गरबा। गुजरात गरबा का प्रमुख नृत्य है। पश्चिम बंगाल है काठी लोक नृत्य का संबंध है पश्चिम बंगाल से, ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित में कौन सा भारत का सर्वाधिक भौम जल संपन्न क्षेत्र है? सबसे अधिक भौम जल संपन्न क्षेत्र इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है रत्नागिरी लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र कहाँ स्थित है? रत्नागिरी लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र यह महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित है। अगर बात किया जाए छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में याद रखना है बैलाडीला। बैलाडीला की खान यह छत्तीसगढ़ में स्थित है और यह लौह अयस्क के लिए फेमस है। बैलाडीला यह लौह अयस्क के लिए फेमस है। झारखंड में याद रखना है नुआ मुंडी और किरीबुरू का संबंध झारखंड से है और यह लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र है। नेक्स्ट है शक्ति स्थल सौर पार्क, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर पार्क है, भारत के किस प्रांत में स्थित है? तो यह स्थित है कर्नाटक में। शक्ति स्थल सौर पार्क जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर पार्क है, यह भारत के कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है लाल सेना का गठन किसने किया था? बात किया जाए अगर लाल सेना का, तो यह गठन किया गया था ट्राटस्की के द्वारा। ट्राटस्की ने लाल सेना का गठन किया था और यह संबंधित है रूसी क्रांति से। रूसी क्रांति से संबंधित है ट्राटस्की का और इन्होंने लाल सेना का गठन किया था, ऑप्शन हो जाएगा सी। और अगर बात किया जाए रूस क्रांति, तो रूसी क्रांति हुआ था 1917 में रूस की क्रांति होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी कहा जाता है? तो यह वायरस को कहा जाता है और यह एक सब सेलुलर है और यह सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी होता है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकार के बीमारियों में एंटीबायोटिक दवा का प्रभाव नहीं पड़ता है? एंटीबायोटिक दवा का प्रभाव नहीं पड़ता है वायरस जनित रोग में, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमिलित करें। उच्च वेग को हम मैक नंबर से डिनोट करते हैं। मैक संख्या यह वस्तु की चाल बटा ध्वनि की चाल के बराबर होती है और यह मैक नंबर कहलाता है। तरंगदैर्घ्य का बात कर रहे हैं तो तरंगदैर्घ्य को हम मापने में यूज करते हैं एंगस्ट्रम का और एक एंगस्ट्रम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। दाब को हम मापते हैं पास्कल में और अगर बात किया जाए एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल। एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल। ऊर्जा का बात करें तो ऊर्जा को हम मापते हैं जूल में, तो ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन हो जाएगा सी। उच्च वेग मैक संख्या के द्वारा, तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रम के द्वारा, दाब को पास्कल के द्वारा और ऊर्जा को जूल में मापते हैं, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसको वुड स्प्रिट कहा जाता है? वुड स्प्रिट की संज्ञा दी जाती है मेथिल एल्कोहल को। मेथिल एल्कोहल को वुड स्प्रिट कहा जाता है। अगर बात किया जाए इथिलीन ग्लाइकोल का, तो इथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग हम एंटी फ्रीजिंग एजेंट के रूप में करते हैं फ्यूल के रूप में। फ्यूल को एंटी फ्रीजिंग एजेंट बनाने के लिए इथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग करते हैं।
नेक्स्ट है खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाता है। उत्क्रम प्रासरण कहलाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है भारी पानी वह होता है जिसमें हाइड्रोजन का आइसोटोप लेता है। अगर बात किया जाए भारी पानी तो यह ड्यूटेरियम का ऑक्साइड होता है। ड्यूटेरियम का ऑक्साइड यानी कि D2O होता है, और ड्यूटेरियम बात किया जाए तो यह हाइड्रोजन का आइसोटोप है। ड्यूटेरियम जो है हाइड्रोजन का आइसोटोप है D2O। अगर बात किया जाए D2O का खोज H. यूरे के द्वारा किया गया था। H. यूरे ने ड्यूटेरियम का खोज किया और यह हाइड्रोजन का आइसोटोप्स होता है। अगर बात किया जाए परमाणु भार का तो D2O का परमाणु भार होता है 20, और इसका यूज हम नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में करते हैं। भारी पानी का योग मंदक के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। यह हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। यह होता है भारी पानी D2O। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो ये थे पुर्तगाल। 1498 में वास्को डी गामा प्रथम पुर्तगाली यात्री आता है जो भारत आता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी था पुर्तगाली। नेक्स्ट है डायनेमो परिवर्तित करता है किसे? डायनेमो का प्रयोग हम मुख्य रूप से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करने के लिए करते हैं। डायनेमो यानी कि जनरेटर का यूज यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। वही वोल्टेज को चेंज करने के लिए हम ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करने के लिए मेनली रूप से मोटर का प्रयोग किया जाता है। मोटर का प्रयोग विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में लगाया जाता है? तो यह यूज किया जाता है पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। पेरिस्कोप कुछ इस प्रकार से बनाया गया एक यंत्र होता है जिसमें समुद्र के नीचे से हम वस्तुओं को देखने में प्रयोग करते हैं। इसमें दो समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है जो 45 डिग्री के कोण पे लगा होता है। 45 डिग्री के कोण पे लगा होता है दो समतल दर्पण। ऑप्शन हो जाएगा सी। पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। पेरिस्कोप का। पायरोमीटर का बात किया जाए तो उच्च तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एपिडोस्कोप जो प्रोजेक्टर होता है उसे ही एपिडोस्कोप कहते हैं। अर्थात एपिडोस्कोप का प्रयोग हम चित्रों को पर्दे पर प्राप्त करने के लिए करते हैं। ओडोमीटर का बात किया जाए तो ओडोमीटर का यूज हम स्पीड को मापने में किया जाता है। ओडोमीटर का प्रयोग हम तय की गई दूरी को मापने में करते हैं। ओडोमीटर का प्रयोग तय की गई दूरी मापने में और स्पीडोमीटर का इंस्टेंट स्पीड मापने में करते हैं। नेक्स्ट है कौन एक अधातु है जो सामान्य तापक्रम पर तरल है? तो यह हो जाएगा ब्रोमीन। अधातु जो सामान्य तापक्रम पर तरल है वो हो जाएगा ब्रोमीन। अगर बात किया जाए क्लोरीन का तो क्लोरीन का यूज हम जल के शोधन में करते हैं। क्लोरीन का यूज जल शोधन में किया जाता है। फास्फोरस का बात किया जाए तो यहाँ से याद रखना है फास्फोरस का दो अपरूप, एक लाल फास्फोरस और एक श्वेत फास्फोरस। हालांकि पीला फास्फोरस भी पाया जाता है। लाल फास्फोरस का यूज हम माचिस बनाने में और श्वेत फास्फोरस को जल में रखते हैं। अगर बात किया जाए हीलियम का तो हीलियम एकमात्र अक्रिय गैस है जो अपना ड्यूप्लेट पूरा करता है। ये एकमात्र अक्रिय गैस है जो ड्यूप्लेट पूरा करता है। अन्य अक्रिय गैस अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं। हीलियम का यूज गोताखोर के द्वारा ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी लिया जाता है ताकि सांस लेने में कठिनाई न हो। हीलियम का यूज ड्यूप्लेट यानी कि अक्रिय गैस होने के कारण तथा हल्का होने के कारण वायुयान में भी भरी जाती है। नेक्स्ट है जल में से लकड़ी का एक टुकड़ा तैर रहा है। यदि हम जल गर्म करें तो लकड़ी का टुकड़ा क्या होगा? तो थोड़ा सा उठ जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी, थोड़ा सा उठ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 86। महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्ति के विरंजन का कारण क्या होता है? महासागर में पाए जाने वाले प्रवाल भित्ति का विरंजन का कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही महासागर में प्रवाल भित्ति का विरंजन होता है। बात किया जाए ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर अधिक प्रवाल भित्ति पाए जाते हैं। अगर बात किया जाए लक्षद्वीप तो लक्षद्वीप एक प्रवाल भित्ति निर्मित द्वीप है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण प्रवाल भित्तियों का विरंजन होता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगर बात किया जाए अम्ल वर्षा का तो अम्ल वर्षा के कारण इमारतें में खराबी होती है। अगर वर्षा का मान pH वैल्यू 5.6 से कम हो तो इसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। और अम्ल वर्षा मेनली रूप से सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण होता है, यानी कि SO2 और NO2 उत्तरदायी होता है अम्ल वर्षा के लिए।
नेक्स्ट है दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है पंपास। पंपास दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान है और यह अर्जेंटीना में मुख्यतः पाया जाता है। दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना देश में पाया जाता है और इसे पंपास कहा जाता है। अगर बात किया जाए प्रेयरीज तो यह नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। प्रेयरीज नॉर्थ अमेरिका में। वही स्टेपीज का बात किया जाए तो यह यूरेशिया में पाया जाता है। यूरेशिया में पाया जाता है स्टेपीज के घास के मैदान। नेक्स्ट है भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर से वर्ष 1977 में प्रारंभ होता है। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से प्रारंभ होता है वर्ष 1977 में। नेक्स्ट है हेमिस महोत्सव भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है? हेमिस यह लद्दाख का स्टेट एनिमल है और हेमिस महोत्सव मनाया जाता है लद्दाख में। ऑप्शन हो जाएगा डी, लद्दाख में। नेक्स्ट है प्रसिद्ध लोकगीत कजरी कहाँ को लोकप्रिय है? कजरी यह इसका संबंध यूपी से है। लोकगीत कजरी का संबंध है यूपी से, उत्तर प्रदेश से। वही अगर बात किया जाए छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ से याद रखना है पांडवानी। पांडवानी लोक नृत्य का संबंध है छत्तीसगढ़ से और तिज्जन बाई इसके प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर यह तिरुवनंतपुरम में स्थित है। VSSC यह तिरुवनंतपुरम में स्थित है। VSSC तिरुवनंतपुरम में। मुंबई में याद रखना है। अगर बात किया जाए बार्क स्थित है ट्रॉम्बे मुंबई में। बार्क मुंबई में स्थित है। हैदराबाद में DNA फिंगरप्रिंट हैदराबाद में स्थित है। बेंगलुरु में बात किया जाए तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में ही स्थित है। नेक्स्ट है चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो बज एल्ड्रिन था। बज एल्ड्रिन दूसरा व्यक्ति। वही अगर पहला बात किया जाए तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे जो अपोलो 11 से गए रहे थे। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा की धरती पर पहला कदम रखा था। 20 जुलाई 1969 अपोलो 11 से गए थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और ये पहले व्यक्ति थे। वही दूसरे व्यक्ति थे बज एल्ड्रिन। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो यह है मनरेगा। अगर बात किया जाए मनरेगा का तो 2009 में मनरेगा नाम दिया गया। इसके पूर्व यह नरेगा के रूप में जाना जाता था। नरेगा के रूप में जाना जाता था और नरेगा की प्रारंभ किया गया वर्ष 2006 से और इसमें महात्मा गांधी जोड़ दिए गए, यानी कि नरेगा को मनरेगा कर दिया गया वर्ष 2009 में। वर्ष 2009 में इसे मनरेगा के रूप में जाना गया और यह ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। 100 दिनों की ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की गारंटी देता है मनरेगा योजना। ऑप्शन हो जाएगा ए। कर्णम मल्लेश्वरी का निम्न में से किस खेल से सुप्रसिद्ध है? कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध है भारोत्तोलन से, यानी कि वेट लिफ्टिंग से संबंधित है कर्णम मल्लेश्वरी। अगर बात किया जाए भारत के लिए एकमात्र महिला, भारत की प्रथम महिला जो ओलंपिक में भाग लेकर पदक जीती है वो है कर्णम मल्लेश्वरी। प्रथम महिला जो भारत के लिए ओलंपिक में पदक जीती है वो है कर्णम मल्लेश्वरी और ये 69 kg वेट लिफ्टर हैं और ये वर्ष 2000 में ही सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीती थी। सिडनी ओलंपिक में ही कांस्य पदक जीती थी। हालांकि इस बार 2020 के ओलंपिक में मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम में वेट लिफ्टिंग कर भारत के लिए सिल्वर मेडल प्राप्त की थी। मीराबाई चानू और इनका भी संबंध था भारोत्तोलन से और ये सिल्वर मेडल प्राप्त किए हैं। वही कर्णम मल्लेश्वरी ये वर्ष 2000 में सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीती थी 69 kg में। ऑप्शन हो जाएगा बी, भारोत्तोलन से संबंधित है कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट है कनाडा में पहले राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किस वर्ष हुआ था? कनाडा में पहले राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन वर्ष 1930 में होता है हैमिल्टन कनाडा में। ऑप्शन हो जाएगा ए, हैमिल्टन कनाडा में वर्ष 1930 में कनाडा के पहले राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन होता है। पटाखा किस देश की मुद्रा है? तो मकाऊ की मुद्रा है पटाखा। मकाऊ की मुद्रा है पटाखा। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय तथा पुस्तकालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा बी। किस अखबार का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा रफ्त गुफ्तार का संपादन किया गया था। अगर बात किया जाए दादा भाई नौरोजी का तो दादा भाई नौरोजी ने ही भारत में ड्रेन वेल्थ थ्योरी दिया तथा बुक लिखा था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्षता करते हैं 1886, 1893 और 1906 में 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता करते हैं। रफ्त गुफ्तार पत्रिका का संपादन करते हैं। संवाद कौमुदी का बात किया जाए तो यह राजा राम मोहन राय के द्वारा संपादित किया गया था। सोम प्रकाश यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा प्रकाशित पत्रिका थी। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर से संबंधित है। वर्ष 1930 में किस भारतीय को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये थे सर सीवी रमन को 1930 में नोबेल अवार्ड दिया गया था और रमन इफेक्ट के खोज के लिए सर सीवी रमन को अवार्ड दिया गया था। वही अगर बात किया जाए रविंद्रनाथ टैगोर को तो इन्हें 1913 में
गीतांजलि के लिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड दिया गया था 1913 में, और ये नोबेल जीतने वाले प्रथम भारतीय के साथ साथ प्रथम एशियाई व्यक्ति बनते हैं। अमर्त्य सेन का बात किया जाए तो 1998 में कल्याण क्षेत्र में अमर्त्य सेन को नोबेल अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 कब मनाया गया? तो यह मनाया गया था, यह 11 अक्टूबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 मनाया गया 11 अक्टूबर को। वही अगर बात किया जाए राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 24 जनवरी को ही इंदिरा गांधी ने अपना प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, और इसी उपलक्ष्य में हम 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। वही अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस अगर पूछा जाए तो यह मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। ऑप्शन हो जाएगा डी। इस प्रकार से हम लोगों ने 100 क्वेश्चन को आज कंप्लीट किया, और इसी के साथ सेट नंबर 42 होता है समाप्त। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।